रामलाल जी के दो बेटे हैं, सुजीत और कमल। दोनों ही नौकरी करते हैं और सभी एक ही घर में रहते हैं। रामलाल जी के छोटे छोटे नाती पोते हैं जिनकी स्कूल की छुट्टियां लग गई हैं। इसलिए दोनों बेटे अपने पिता से कहते हैं कि वो गर्मियों की छुट्टियों में घूमने के लिए शिमला और मनाली जा रहे हैं। तब तक आप घर पर ही रहिए। रामलाल जी हंसी खुशी से अपने बेटों को कहते हैं, ठीक है, आराम से जाना और बच्चों का ध्यान रखना। 15 दिन बाद जब सुजीत और कमल दोनों गर्मियों की छुट्टियां बिता करके अपनी पत्नी और बच्चों के साथ घर वापस लौटते हैं और जैसे ही वो अपने घर में कदम रखते हैं और वो देखते हैं कि उनके पिताजी और उनके बहुत सारे बूढ़े बुजुर्ग लोग उस बड़े से हॉल में बैठे हुए हैं। वह चारों अपने हॉल में इतने सारे बूढ़े बुजुर्गों को बैठा हुआ देख करके दंग रह जाते हैं और सामने ही सोफे पर रामलाल जी भी बैठे हुए हैं। अपने बेटे और बहू को देख करके मुस्कुराने लगते हैं और अपने बेटे कमल के पास जाते हैं। तभी उनका बेटा चिल्लाकर कहता है, पिताजी, आपने यह सब क्या कर दिया? हम कुछ दिनों के लिए घर से क्या गए तो आपने तो पूरे घर को ही वृद्ध आश्रम बना दिया है। यह कोई धर्मशाला नहीं है कि आपने इधर इतने सारे लोगों को बुलाकर बैठा लिया है। पूरा घर गंदा करके रख दिया है। तभी छोटा बेटा भी अपने पूरे घर पर सरसरी निगाहें डालते हुए कहता है, पिताजी, अब जल्दी से सभी लोगों को कह दो कि इधर से चले जाएं। आपका जो भी काम होगा कल पार्क में बैठकर कर लीजिएगा, पर घर में मत करो। और हम लोग बहुत थक कर आए हैं, अब हम घर पर आराम करेंगे। हमें बिल्कुल भी शोरगुल नहीं चाहिए। रामलाल जी अपने दोनों बेटों से मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे बेटा, तुम दोनों ही घूम फिर कर आए हो, थक गए होगे, यह तो मैं भी जानता हूँ, पर इतनी भी क्या जल्दी है? थोड़ा सा समय अपने बूढ़े बाप के लिए भी निकाल लो। और अब मैं तो तुम्हें दिखाने वाला हूँ, उसे देख करके तो तुम्हारी जो नींद और थकान है दोनों ही उड़ जाएगी। यह देखो, मैंने तुम दोनों बेटों के लिए एक बहुत बढ़िया तोहफा तैयार किया है। रामलाल जी अपने दोनों ही बेटों के हाथ में एक लिफाफा थमा देते हैं। लिफाफे को देख करके दोनों बहुएं आपस में खुशफुसाने लगती हैं कि अरे, आज इस बूढ़े गवार के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए जो अपने बेटों को तोहफा दे रहा है। आज तक तो अपने बेटों को इसने एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी है। अपने बेटों के ऊपर भार बनकर रह रहा है और पता नहीं हमारे जाने के बाद 15 दिन में इसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए। कौन सा खजाना मिल गया जो अपने बेटों के हाथ में एक एक तोहफा रख दिया है। तभी दूसरी बहू कहती है, अरे दीदी, तुम भी कमाल करती हो, यह बुढ़ा क्या तोहफा देगा? अरे इसने तो पूरी ज़िंदगी अपनी खेती बाड़ी और गाय भैंस में गुजार दी है। अब तो ये हम दोनों के ही साथ रहता है और हम लोगों के साथ रह कर के ही अपनी ज़िंदगी को बिता रहा है। सारे खर्चे हम ही देखते हैं, तो ये हमें क्या तोहफा देंगे? बेटे ने लिफाफा खोला, लेकिन जब उन्हें लिफाफा खोल करके उसको देखा और पढ़ा तो दोनों के ही होश उड़ गए और वो रामलाल जी के मुंह को ताकते रह गए। तभी बड़ी बहू डिम्पल कहती है, ऐसा क्या है लिफाफे में जिसे आप दोनों खोलकर देखते ही रह गए हो और कुछ कह ही नहीं रही हो? बहुएं बेटे के हाथ से उस लिफाफे को छीन लेती है और जब वह भी उसे पढ़ती है तो उनके भी होश उड़ जाते हैं। रामलाल जी सोफे पर बैठे आराम से अपने बेटे बहू के चेहरों को देख करके मुस्कुरा रहे हैं। वह अपने बेटों से पूछते हैं, और बेटा, कैसा लगा तुमको अपने बूढ़े बाप का तोहफा? बूढ़े पिता के इस कारनामे को देखकर कि बेटे बहुएं दोनों ही हक्के बक्के रह गए और रामलाल जी के चेहरे को देखते रह गए। दरअसल रामलाल जी के दो बेटे हैं, कमल और सुजीत। दोनों ही बड़े अच्छी खासी नौकरी करते हैं। बड़ा बेटा प्राइवेट कंपनी में मैनेजर है और छोटा बेटा भी रेलवे में इंजीनियर है। रामलाल जी की पत्नी सविता अभी 6 महीने पहले ही उनको छोड़ करके भगवान के पास चली गई है। सविता जी की तबीयत बहुत दिनों से ख़राब रहती थी। पेट में पथरी का दर्द लगातार होता रहता था। साथ ही डायबिटीज़ और बीपी की भी प्रॉब्लम थी। धीरे धीरे उनकी समस्याएं बढ़ती ही जा रही थी। रामलाल जी अपनी पत्नी सविता से कहते थे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। हर तरह से तुम्हारा इलाज करवाऊंगा, चाहे कितने भी पैसे खर्च हो जाएं, पर तुम्हें ठीक करके ही रहूँगा। लेकिन पत्नी से यह सब कहने के बाद
रामलाल जी कमरे से बाहर निकल करके सोचते हैं कि मैंने अपनी पत्नी से कह तो दिया है कि मैं तुम्हारा हर तरह से इलाज कर लूँगा, लेकिन कैसे कर लूँगा? मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं, और बेटों से पैसे मांगता हूँ तो वो गिन गिन कर पैसे देते हैं। अभी तो तुम्हारी इतनी तबीयत ख़राब है तो वह थोड़े बहुत पैसे हमें देते हैं। अगर तुम्हारा हम पथरी का ऑपरेशन करवाएंगे तो उसमें तो बहुत सारे पैसे लगेंगे, और बेटे बहुएं इतने सारे पैसे तुम पर खर्च करने वाले नहीं हैं। उन्होंने तो पहले ही हाथ खड़े कर दिए हैं और कहा है कि मैं अब माँ पर और पैसे नहीं लगाऊंगा। उन पर पैसे लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। वह बहुत बीमार रहती हैं। एक बीमारी हो तो ठीक भी करवाई जाए, 3-4 बीमारियां हैं माँ को, और अब उनका बुढ़ापा है। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जी ली है। फालतू में उन पर पैसे खर्च करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यह सोच सोच करके उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि बेटे पैसे तो दे नहीं रहे हैं, मैं अपनी पत्नी का इलाज करवाऊं तो कराऊं कैसे? थोड़ी देर में वो रसोई में जाते हैं और अपनी पत्नी के लिए सादी सी खिचड़ी बनाकर खाने के लिए लेकर आते हैं, क्योंकि बहुए ने तो खाना बनाने के बाद कुछ भी बनाने से साफ साफ मना कर दिया था कि जो घर में बन रहा है वही सब खाएंगे। मैं अलग से किसी के लिए कुछ नहीं बनाने वाली हूँ। इस घर में इतने काम होते हैं, क्या क्या करूँ मैं? सबके लिए खाना बनाऊँ कि उस बुढ़िया के लिए अलग से खिचड़ी बनाऊँ? इसलिए अगर उसको जो कुछ खाना है तो खुद ही बनाओ, मैं नहीं बनाऊँगी। रामलाल जी खिचड़ी लेकर के अपनी पत्नी सविता के पास जाते हैं। सविता की आंखों में आंसू को देख करके उसकी आंखों के आंसू को पोंछते हैं और कहते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ठीक कर लूँगा। लेकिन पैसे की तंगी की वजह से रामलाल जी अपनी पत्नी को चाहते हुए भी इलाज नहीं कर पाते हैं, और वह उनको इस दुनिया में अकेला छोड़ करके भगवान के पास चली जाती हैं। रामलाल जी बहुत दिनों तक अपनी पत्नी के लिए दुखी रहते हैं। पत्नी के जाने के बाद तो बेटे और बहू का रवैया उनके प्रति और भी अधिक बदल जाता है। वह तो सिर्फ अपनी बीवी और बच्चों में ही बिजी रहते हैं। उन्हें बूढ़े पिता से कुछ लेना देना नहीं था। एक भी बेटा उनके बाद दिन में समय निकाल कर 10 मिनट के लिए भी नहीं बैठता था। घर का खालीपन उनको खाए रहता था। बैठे बैठे सोचते थे कि मेरा कितना भरा पूरा परिवार था। मेरी माँ बाबूजी साथ में थे। मेरी पत्नी ने पूरी ज़िंदगी मेरा साथ दिया था। मैंने जो कुछ भी किया उसमें उसने हमेशा साथ दिया। अपनी सारी खेती बाड़ी का काम रामलाल ही संभालते थे। घर में रामलाल के 4 बहनें थीं। उनकी पढ़ाई लिखाई करवाना, शादी करवाना, सारा काम रामलाल जी ने ही किया था। रामलाल जी की पत्नी सविता ने भी अपने पति का हमेशा साथ दिया और एक कुशल गृहिणी की तरह अपने घर गृहस्थी को संभाल लिया। रामलाल जी बाहर खेती बाड़ी का काम करते थे और सविता जी घर पर रह करके घर के काम संभालती थी और साथ ही गाय भैंसों का काम भी संभालती थी। अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिला करके खूब मेहनत करती थी। बाद में रामलाल जी के 2 बेटे हुए। वह दोनों बहुत खुश थे। खूब अच्छे से उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाया लिखवाया, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी। बड़ा होने पर दोनों बेटों की शादी कर दी। अब तो घर में 2 बहुएं भी आ गई थी, लेकिन रामलाल जी और उनकी पत्नी को एक भी बहू का सुख न मिला। समय के साथ साथ सविता जी और रामलाल जी भी धीरे धीरे बूढ़े होते जा रहे थे। बेटे बहू भी अब घर में अपनी अपनी चलाने लगे थे। देखो पिताजी, हमारी कमाई से ही अब आप लोग हमारे घर में रह रहे हैं, इसलिए सोच समझकर घर में खर्चा करिएगा। मेरे भी बच्चे हो गए हैं, उनकी पढ़ाई में भी बहुत सारा पैसा खर्च होता है। अब आप लोगों पर हम ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप कुछ काम धंधा देख लो जिससे अपना खर्चा निकल सके। ऑफिस के लिए तैयार होते हुए सुजीत ने अपने पिताजी से कहा तो पास ही में बैठी सविता जी कहती हैं, बेटा कैसी बातें कर रही हो? अरे तुम्हारे पिताजी ने पूरी उम्र काम किया है, अब यह उनकी काम करने की उम्र नहीं है। अब तुम सब लोग कर तो रहे हो, यह उनकी आराम करने की उम्र है। घर में बैठ कर के अपने नाती पोतों को खिलाने की है। अभी दूसरा बेटा कमल भी तमतमाते हुए कहता है, माँ फालतू की बातें मत किया करो, भैया सही कह रहे हैं। पिताजी तो घर में हाथ पर हाथ रख कर बैठ गए हैं। 2 लोगों का कितना खर्च होता है आपको नहीं पता है। आप लोगों के
खाने पीने का और दवाइयों में बहुत खर्चा हो जाता है, इसलिए बाबूजी से कहिए कि वो छोटा मोटा कोई काम देख लें। हाँ बेटा, सही कह रहे हो। हमें नहीं पता था कि 2 लोगों का कितना खर्चा होता है, तभी तो हमने घर में ससुराल में 4-4 नंदों की शादी की है, उनको पढ़ाया लिखाया है। फिर बेटा तुमको पढ़ाया लिखाया, तुम्हारी शादियाँ की, फिर भी तुम हमसे कह रहे हो कि हमें कुछ पता ही नहीं है। तभी दोनों बहुएं अंदर से आकर कहती हैं, तो इसमें एहसान दिखाने वाली क्या बात है? आपने कौन सा अनोखा काम किया है हमारे लिए? आपने जो कुछ भी किया है वो तो सभी करते हैं। अपने बच्चों के लिए बात को बढ़ता देखकर कि रामलाल जी अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर बाहर पार्क में एक बेंच पर जाकर बैठ जाते हैं और उदास आंखों से अपनी पत्नी को देखते हैं। कहते हैं कि पता नहीं बच्चे माँ बाप को बुढ़ापे में असहाय क्यों छोड़ देते हैं, वह माँ बाप को बोझ क्यों मानने लगते हैं, अपने माँ बाप को थोड़ा सा भी सुख नहीं दे पाते हैं, थोड़ा सा प्यार और सम्मान समय नहीं दे पाते। हमने तो अपने जीवन में इनके लिए कभी कोई कमी नहीं रखी। पता नहीं हमारी परवरिश में ऐसी क्या कमी रह गई जो हमारे दोनों ही बेटे इतने स्वार्थी निकले हैं। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को समझाते हैं, एक दूसरे का सुख दुख साझा करते हैं और फिर पुरानी बातों को भूलकर वापस अपने घर में आ जाते हैं। शाम का समय होता है तो रामलाल जी चाय पीने के लिए कहते हैं। सविता जी अपने पति के लिए चाय बनाने के लिए रसोई में जाते हैं तो वहाँ पर बहू डिम्पल उनकी तरफ देखते हुए कहती है, चाय तो बन गई थी और सबने पी ली है, आप दोनों तो बस पार्क में लव बर्ड्स की तरह बैठकर बातें ही करते रहे, चाय के समय पर पता नहीं कहाँ खिसक गए थे। अब चाय नहीं बनेगी, अब रात का सीधा खाना बनेगा, तभी तुम दोनों लोग खाना खाना। इस तरह से साथ में घूमने से कुछ नहीं होगा, घर में कुछ काम धाम भी देख लिया करो। जाओ, दोपहर के बर्तन पड़े हैं, रसोई में उनको धो करके साफ़ कर लो। पास में बैठे बैठे बेटे भी अपनी पत्नियों की यह सब बातें सुन रहे थे, लेकिन एक भी बेटा अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहता है। सविता जी अपने बेटों की तरफ देखती हैं तो बेटा दूसरी तरफ मुंह घुमा करके बैठ जाता है। बेचारी वापस अपने कमरे में बिना चाय लिए ही आ जाती हैं। रात में खाने के समय दोनों पति पत्नी इंतज़ार करते हैं कि उनके बेटे खाना खा लें, उसके बाद हमें भी खाना देंगे। इसी तरह से बहू बेटों की जली कटी सुनते हुए रामलाल जी और उनकी पत्नी का समय व्यतीत हो रहा था। धीरे धीरे सविता जी की तबीयत और ख़राब होने लगी और एक दिन वह अपने पति को छोड़ करके चली गई। एक दिन रामलाल जी का चश्मा टूट जाता है। वो अपने दोनों बेटों से कहते हैं, बेटा मेरा चश्मा टूट गया है, जा करके ठीक करा देना। तो दोनों ही बेटे सपाट से अपने पिता को मना कर देते हैं कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, अगले महीने जब तनख्वाह आएगी तब तुम्हारा चश्मा हम ठीक करवा देंगे। लेकिन 2 दिन बाद ही बेटे अपने पिता से कहते हैं कि हम चारों लोग बच्चों के साथ गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए शिमला मनाली जा रहे हैं, 15 दिन तक उधर ही रुकेंगे, तब तक तुम अपना खाना पीने का देखते रहना। और अपने पिता को 15 दिन के लिए सिर्फ 500 हाथ में थमा करके चले जाते हैं। अब 500 में क्या होता है आज के ज़माने में। 15 दिन बाद जब दोनों बेटे आए तो रामलाल जी अपने दोनों बेटों के हाथ में यह कौन सा तोहफा दिया जिसको देखकर के बेटे और बहुओं के होश उड़ गए। रामलाल जी सोफे पर बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं और अपने बेटे बहू से पूछा, क्यों बेटा, कैसा लगा तुम्हें इस बूढ़े गवार का तोहफा? दोनों ही बेटे चिल्लाते हुए रामलाल जी से बोले, यह तुमने क्या कर दिया है? तुम्हें ऐसा करते हुए जरा भी शर्म नहीं आई? तुमने पूरे घर को वृद्धाश्रम बना लिया है और जो भी हमारी ज़मीन जायदाद थी उससे भी हमको बेदखल कर दिया है। आपको हम पर ज़रा सी भी दया नहीं आई और हम आपके बेटे हैं, आपकी ज़मीन जायदाद पर हमारा पूरा हक बनता है और आपने मुझसे बिना पूछे इस घर को वृद्धाश्रम कैसे बनाया? अभी के अभी निकल जाओ इस घर से और इन सारे बुढ़ों को भी लेकर के जाओ। लेकिन रामलाल जी कहते हैं, बेटा आज मैंने जो तुम्हें सबक सिखाया है वो सबक तुम हमेशा याद रखोगे। इस घर से मैं नहीं निकलूँगा, निकलना तो तुम सबको होगा, तो जल्दी से अपना अपना सामान बांध लो और निकल जाओ। और इस घर में वही रहेगा जो मेरी तरह अकेला होगा, जिसको घर की ज़रूरत होगी, जो बेसहारा होगा, वह इस घर में आकर के
रह सकता है। और तुम सब तो नौकरी कर रहे हो, बाल बच्चे वाले हो, तुम लोग तो बेसहारा नहीं हो। जाओ अपने पैसों से कहीं और जाकर रहो, इस घर में कतई नहीं रह सकते हो। यह घर मेरा है और देखो मैंने तुम सबका सामान निकलवा कर बाहर लॉन में रख दिया है। अपना अपना एक टेम्पो मंगवाओ और सामान लेकर के इस घर से निकल जाओ। दोनों ही बेटे बहू अपने पिता को देखते ही रह जाते हैं और रामलाल जी सोफे से उठ कर के अपने बूढ़े बुजुर्ग लोगों में जाकर बैठ जाते हैं, हंसी ठहाका करने लगते हैं। और उधर बैठे सारे बूढ़े बुजुर्ग भी रामलाल जी के निर्णय का स्वागत करते हैं और ताली बजा करके उनका उत्साहवर्धन करते हैं कि आपने जो किया है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। काश हर पिता ऐसा कर पाता तो आज उसे वृद्धाश्रम जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बेटे बहू भी अपना सामान लेकर के अपना सा मुँह लेकर घर से बाहर निकल जाते हैं। तो दोस्तों, आपको रामलाल जी का निर्णय कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।